गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो देखो, ज्योमेट्री के बारे में आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। ज्योमेट्री में जो हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टेंगल्स यानी क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अब बारी है यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ऐसा क्या खास है? तो देखो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो पहले हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री में कहाँ से वर्ड आए? ज्योमेट्री जो वर्ड है वो आपका वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है ये, जो जियो और मैट्रिन दो वर्ड्स से बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ और मैट्रिन्स मीन्स होता है टू मेजर, यानी कि मेजर करना। अर्थ यानी ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, मैनी अदर सब्सटेंस, इन सबको मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट यूज किया जाता है वो है ज्योमेट्री। तो देखो, ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड्स। ज्योमेट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमें लैंड्स मेजर करना था। जैसे देखो, हमें किसी फील्ड को मेजर करना होता है, हमें किसी बिल्डिंग के बारे में पता लगाना होता है, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी ज्योमेट्री की। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन was studied in various forum in every ancient civilization। हर सिविलाइजेशन में आप पाओगे कि मैथ जो ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, सिविलाइजेशन लाइक इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, तो एग्जेट्रा, यानी हर सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन में ज्योमेट्री वर्ड का यानी ज्योमेट्री का यूज मिलता है। तो देखो, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर टू डेवलप द ज्योमेट्री इन वेरियस वे। तो वहाँ पर जो ज्योमेट्री का यूज़ था वो प्रैक्टिकल यूज़ था। वहाँ पर कंसेप्ट्स के बारे में लोग को नहीं पता था। वहाँ पर जो इसका यूज़ था हम प्रैक्टिकली करते थे। हमें ये पता था कि इसको कैसे करना है, बट ये नहीं पता था कि ये आएगा कैसे, ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ है। तो देखो, यहाँ पर आप पढ़ते हो कि देखो, इजिप्शियंस develop a number of geometrical techniques and rules for calculating simple areas and also doing simple constructions। उन्होंने काफ़ी टेक्निक्स बना रखी थी, बट जो ये यूज़ था वो केवल प्रैक्टिकल तक था। उन्हें इसके ओरिजिन यानी कंसेप्चुअल इसके बारे में इसका आइडिया नहीं था। इसके बाद बारी आता, देखो इंडिया की बात करते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो लाइक इंडियन सिविलाइजेशंस में भी इसका ज्योमेट्री का यूज़ देखने को मिलता है। तो आपने इसको आप सोशल साइंस में पढ़ा है। जो ये सिविलाइजेशंस है, देखो इनमें भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट का यूज मिलता है। जैसे देखो, वहाँ पर ये बताते हैं कि जो रोड्स थे वो पैरेलल थे। अब जब ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तभी ही पता लगेगा कि वो पैरेलल्स का मतलब क्या होता है, कि यानी उन्हें इन कंसेप्ट्स का आइडिया था कि उनको कैसे इसको यूज करना है। अब देखो, उसके बाद ये बताता है कि जो वो कंस्ट्रक्शंस के लिए ब्रिक्स यूज करते थे, वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो होता था 4:2:1। इसी तरीके से हम आगे आते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें अलग अलग सिचुएशन में ज्योमेट्री के अलग अलग कंसेप्ट के बारे में पता लगता है। तो देखो, द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियन mainly considered the statements for result. These were no general rules of the procedure. Babylonians and Egyptians used geometry mostly for practical purpose and did very little to develop it systematically। तो देखो, उन्होंने इसका यूज़ प्रैक्टिकली किया, बट उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में इसको यूज नहीं किया, ना ही इसके कंसेप्ट्स समझने की कोशिश की। केवल जितना उनको यूज करना था उतना ही उन्होंने इसके बारे में जाना। बट इसके बाद बारी आई ग्रीक सिविलाइजेशन में। तो ग्रीक्स मैथमेटिशियंस ने इसका काफ़ी यूज किया और इसके कंसेप्ट्स को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया। तो देखो, सबसे पहले बारी आती है ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स की, जिन्होंने फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया। और क्या प्रूफ था? कि जो एक सर्कल है वो डायमीटर के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है। इसके बाद उसके एक स्टूडेंट, थेल्स के स्टूडेंट थे पाइथागोरस, जिन्होंने आपने उनके बारे में सुना होगा। पाइथागोरस को आप 7th में पढ़ चुके हो कि पाइथागोरस प्रूफ क्या होता है।
इसका राइट ट्रायंगल रूल पढ़ चुके हो। तो इसी तरीके से हम आगे आते गए और जो सबसे पहला हम आता है जिन्होंने इसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया वो थे यूक्लिड्स। यूक्लिड्स ने इन सब कंसेप्ट को यूज करते हुए एक बुक अपनी बुक बनाई जिसका नाम था एलिमेंट्स। ही डिवाइड्स द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर। 13 चैप्टर थे उस बुक के और उन 13 चैप्टर से अलग अलग बुक्स बनती गई और हमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट हमें और क्लियर होता गया। तो देखो ज्योमेट्री के लिए यूक्लिड्स ने काफ़ी अपनी डेफिनेशंस दी। तो देखो हम इन डेफिनेशंस को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहली डेफिनेशन है, तो उसमें काफ़ी डेफिनेशन थी पर जो इस चैप्टर्स में यूज हो गया मेनली उनको देखते। सबसे पहले जो डेफिनेशन ज्योमेट्रिक, देखो ज्योमेट्रिक की जो टर्म्स है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉइंट से। तो देखो पॉइंट क्या होते हैं, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पॉइंट क्या होता है, देखो हमने एक डॉट लगा दी, ये क्या है, पॉइंट है। क्या आपको इसका कोई पार्ट नज़र आ रहा है, नहीं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ए लाइन इज, इसके बाद देखो ये इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो ये क्या बन गई, लाइन। और लाइन के ऊपर क्या होंगे, एंड्स में पॉइंट्स। तो देखो तो लाइन के एंड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स। और लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। उसके बाद बारी आती है सरफेस की। तो देखो इन लाइंस को जब आप इस तरह कनेक्ट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, सरफेस। और सरफेस के जो एंड्स होते हैं वो क्या होती है, लाइंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। तो यहाँ पर आपने इससे पहले एक्सियोम्स और पोस्टुलेट के बारे में नहीं जाना होगा। देखो एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट बेसिकली सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स है, यानी अगर आप इनको कहा जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दोनों को आप प्रूफ नहीं करते हैं। तो इनमें अलग क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सियोम्स जो है उसका यूज मैथ की हर ब्रांच में होता है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, हर जगह एक्सियोम्स का यूज होता है। बट पोस्टुलेट जो है वो केवल ज्योमेट्री तक ही सीमित है, इसका यूज आप ज्योमेट्री में ही करेंगे। तो देखो यूक्लिड्स एक्सियोम्स पढ़ते हैं और इन्हें जब एक्सियोम्स को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रूव्ड है। देखो सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो थिंग इक्वल एक सेम थिंग के तो इक्वल होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ए की वैल्यू 5 ले ले आप, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है। अब देखो थिंग्स, ये दोनों थिंग्स की वैल्यू सेम है तो क्या ए और बी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। सो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। सेकंड है अगर इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मान लो ए और बी इक्वल है, अगर मैं ए में भी 3 ऐड कर दूं और बी में भी 3 ऐड कर दूं तो भी इक्वल रहेंगे। अगर आप इक्वल में इक्वल ही ऐड करोगे तो दोनों इक्वल ही रहेंगे। ऐसे ही मैं अगर देखो 3 ऐड करने के बजाय मैं दोनों में, ए और बी इक्वल है, दोनों में मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी रिजल्ट इक्वल रहेगा। फोर्थ है देखो, द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो कोइंसाइड्स का मतलब होता है किसी पूरी तरीके से उसके ऊपर आ जाना, उसको कवर कर लेना। जैसे देखो, जैसे मान लो ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है जो बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर कंप्लीट इसको कवर कर रही है, इसके ऊपर आ रही है, तो ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी इन लेंथ। ठीक है। द होल, फिफ्थ कंसेप्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल हमेशा पार्ट से बड़ा रहेगा। मान लो इसका एग्जांपल आप एक क्लासरूम में ले लीजिए। आपकी क्लास को अगर एक हॉल ले लिया जाए तो क्लास में जो बेंच है, मान लो आपने एक बेंच ले ली, वो बेंच भी क्लास का एक पार्ट है। आपने
उस क्लास का एक डोर को कंसिडर कर लिया तो डोर भी उसका पार्ट है, तो आप ये पाएंगे कि जो पार्ट है वो हमेशा होल से छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मान लो ए की जो वैल्यू है वो डबल एक्स की, ऐसे बी की वैल्यू जो है मैंने ले ली डबल ऑफ एक्स। तो देखो ए और बी दोनों डबल है किसी एक वैल्यू के, तो ए और बी भी इक्वल रहेंगे। ऐसे ही थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैंने ले लिया ए की जो वैल्यू है वो हाफ है एक्स की, ऐसे बी की जो वैल्यू है हाफ ऑफ एक्स है, तो अगेन हाफ एक्स सेम वैल्यू के तो भी इक्वल रहेंगे। तो देखो आप नहीं, जब आप इनको देखते हो तो आपको ये पता लगता है कि ये जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर ब्रांच में एप्लीकेबल रहेंगे। इसके बाद बारी आती है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट की। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोस्टुलेट है ये नंबर वाइज आपको याद रखना है, क्योंकि देखो कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है ये आ जाता है कि राइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, राइट यूक्लिड्स 2nd पोस्टुलेट, तो आपको ये नंबर वाइज भी याद रखना है, ये ध्यान रखना। तो देखो फर्स्ट पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक जो स्ट्रेट लाइन है, देखो एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। उसके बाद एक्सोम है, एक्सोम फर्स्ट एक्सोम 5.1 का यानी चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सोम है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। अगर आपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, चाहे कहीं भी कंसीडर कर लीजिए, अगर आप इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो एक ही यूनिक लाइन होगी। ये नहीं कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए आप अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर सकते, नहीं, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट्स से पास होगी। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन शायद आपने इसके पहले नहीं पढ़ा। देखो ये मैंने आपको बताया जो ये वर्डिंग्स है ये उस टाइम की है, यूक्लिड्स के ने जो वर्डिंग लिखी हुई है। तो देखो टर्मिनेटेड लाइन का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो टर्मिनेट हो गई, रुक गई है। क्योंकि देखो अगर आप लाइन की बात करते हैं, लाइन पढ़ते हैं, तो लाइन दोनों में दोनों तरफ एरो होते हैं, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये कंसेप्ट टर्मिनेटेड लाइन एंड लाइन सेगमेंट के लिए। देखो हाँ कई बार क्वेश्चंस में आएगा कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि उसको हमने इस तरह एक्सटेंड कर दिया, तो देखो टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स के लिए, अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके बाद बारी आएगी थर्ड पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है और कोई भी रेडियस, मान लो आपने 1 सेंटीमीटर लेकर आपने ये सर्कल बना सकते हो। आप यहाँ पर एक पॉइंट लेकर ये एक सर्कल बना सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक सर्कल के लिए एक फिक्स सेंटर और एक फिक्स रेडियस होनी चाहिए, आप कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे मान लो एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है। राइट एंगल का मतलब हो गया एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो राइट एंगल कोई भी हो, एंगल की वैल्यू तो 90 डिग्री रहेंगे, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद बारी आती है फिफ्थ की, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side which the sum of angles is less than 2 right angles। अब देखो जो स्टेटमेंट सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, पर देखो जब आप इसको समझते हो, देखो सबसे पहले बात आती है एक स्ट्रेट लाइन फॉल करे 2 स्ट्रेट लाइन पर। देखो ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ठीक है। अब देखिए तो ये कह रहा है इस यहाँ पर एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब देखो अंदर की तरफ एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गए, एक ये हो गए, तो इस तरह ये 4 एंगल्स बने, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखो
ये कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। जब आप इनको इंडेफिनेट बढ़ाओगे, देखो इस लाइन को और इस लाइन को बढ़ाओ आगे दोनों तरफ, तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा वो दोनों लाइंस उस तरफ मीट करेगी। टू राइट एंगल्स का मतलब हो गया 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है, ये दो लाइन से ए बी एंड सी डी, इस पर लाइन कर रही है पी क्यू लाइन। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं आप ये देख रहे हो कि जो 1 और 2 का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री है, इसलिए इस तरफ लाइन मीट करेगी। ठीक है, अब बारी आ जाती है हमारे क्वेश्चंस पर। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। देखो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, केवल एक लाइन पास होगी एक सिंगल पॉइंट से, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो ये पॉइंट है, इससे ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो इस तरह इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सेकेंड, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो ये आपके लिए जो यूक्लिड्स का 5.1 एग्जाम था कि अगर दो पॉइंट्स है तो उनसे एक यूनिक लाइन पास होगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं हो सकती, तो ये भी हो आपके लिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो थर्ड वाला, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये आपका यूक्लिड्स पोस्टुलेट नंबर 2 है, बिल्कुल सही है कि टर्मिनेटेड लाइन को आप इंडेफिनेटली दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो। फोर्थ है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस इक्वल। सर्कल के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, सर्कल जैसे देखो आपके लिए एक सर्कल ये है, अब दूसरा सर्कल इसके इक्वल कब होगा, जब वो पूरी तरह इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, यानी इसको पूरी तरह इसके ऊपर आ जाए, और इसके ऊपर पूरी तरह आने के लिए दोनों की रेडियस का सेम होना ज़रूरी है। फिर देखो इन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ए बी लाइन पी क्यू के बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर। अभी हम इनको लाइन नहीं कहेंगे, हम लाइन सेगमेंट्स कहेंगे क्योंकि एंड पॉइंट्स है ना इसके। तो ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर, तो ये कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मान लो ए बी एक्स पी क्यू के बराबर है, तो मान लो मैं ये 3 है इसकी लेंथ, तो ये भी 3 होगी, और पी क्यू एक्स वाई की इक्वल है तो ये भी 3 होगी, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई। सेकेंड, अब बारी आती है डेफिनेशंस की। देखो आपको डेफिनेशंस के बारे में बताना, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर दे अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, विच आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दे। ये कह रहे हैं कि अगर आप इन डेफिनेशंस के बारे में बताते हो तो आपको वो टर्म्स बतानी है जो अनडिफाइंड है इसमें। जैसे देखो सबसे पहली डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, हम लोअर क्लासेस में पढ़ती है वो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से मीट ना करें। तो देखो इसकी डेफिनेशन ये है, टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, या ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है, देखो ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म्स क्या है, सबसे पहला अनडिफाइंड टर्म है पॉइंट। पॉइंट के बारे में आप यूक्लिड्स की डेफिनेशन आपको बताई कि ये पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। उसके बाद बारी आती है लाइन की, और लाइन क्या होती है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। सेकंड, परपेंडिकुलर लाइन। देखो आपने लाइन के बारे में पढ़ा है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी। देखो लाइन परपेंडिकुलर लाइंस उस टाइप वो लाइंस होंगी जो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी राइट एंगल पर। तो देखो यहाँ पर एल लाइन और एम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो इन दोनों लाइंस को आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब बारी आ गई कि एंगल की बारी आ गई, क्योंकि 90 डिग्री, तो सबसे पहले एंगल को डिफाइन करते। देखो तो एंगल क्या होता है, दो रेज आपने ले ली, मान लो एंगल के बारे में क्या, ए सेफ फॉर्म बाई टू लाइंस फ्रॉम ए कॉमन। जैसे देखो एक रे आपकी हो गई, एक रे आपकी हो गई, तो ये इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट पे क्या बन गया, एंगल, और इस कॉमन पॉइंट को आप क्या कहते हो, वर्टेक्स।
इसके बाद बारी आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का जिसमें दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं। देखो ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर दोनों तरफ एरो है तो वो लाइन है, अगर एक तरफ एरो एक तरफ पॉइंट है तो वो रे है। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और दोनों तरफ एंड पॉइंट्स है तो वो क्या होंगी? लाइन सेगमेंट। इसके बाद बारी आती है रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। तो सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, सर्कल देखो सर्कल की पॉइंट्स कहाँ है? बाउंड्री पर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये आपके लिए क्या कहलाएगी? रेडियस। उसके बाद बारी आती है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ 90 डिग्री। देखो स्क्वायर के बारे में भी आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है, हमने उसका एरिया फाइंड किया, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है 8th में। तो देखो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, सभी एंगल्स 90 होंगे, डायगनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। तो देखो अब इसमें डिफाइन करना पड़ेगा हमें पॉलीगन, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती है। तो अब जो बाकी कंसेप्ट है वो हम करेंगे अगले पार्ट में।